Thousands of UPSC aspirants stage protest over exam format. Police use batons amid classes. यूपीएससी इम्तिहान पर घमासान, अभ्यर्थियों का आंदोलन। हम 2 शिफ्ट में होने वाली परीक्षाओं का विरोध करते हैं। 2 शिफ्ट में परीक्षाओं के आयोजन में नॉर्मलाइजेशन से विसंगतियां उत्पन्न होती है और इसका नुकसान कई मेहनती अभ्यर्थियों को उठाना पड़ सकता है। यूपीपीसीएस 2024 और आरओएआर 2023 की प्रारंभिक परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराई जाए। एक शिफ्ट है में ठीक ही उससे ज़्यादा बवासीर। रूल्स कैन नॉट चेंज मिडवे ऑफ पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट। आगे की राह। एक दिन की परीक्षा निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक ही दिन और एक ही पाली में परीक्षा आयोजित करना। बढ़ी हुई सुरक्षा उपाय। पेपर लीक को रोकने और एक विश्वसनीय परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना। आकांक्षियों के साथ संवाद। आयोग और अभ्यर्थियों के बीच खुले संवाद की सुविधा प्रदान करना ताकि उनकी चिंताओं को दूर किया जा सके और विश्वास बहाल किया जा सके। स्वतंत्र निगरानी। पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए परीक्षा प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए तीसरे पक्ष की निगरानी या ऑडिटिंग एजेंसियों को शामिल करना। काउंटिंग राइट। A caste survey will not automatically mean highly quota for OBC. Reservation category, reservation quota. ST 7.5%, SC 15, SC 15, OBC 27, EWS 10, टोटल 59.50%। बिहार सरकार जाति आधारित जनगणना 2022। अन्य पिछड़ा वर्ग 27.12%। आंकड़ा 354,63,936। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%। 4,70,80,514। अनुसूचित जाति 19.65%। 2,56,00,000। अनुसूचित जनजाति 1.68%। अनुसूचित जनजाति 21,99,000। अनारक्षित 15.5%। अनारक्षित इसमें 0291679 100%। 13,07,25,310 स्कूल में 100% आरक्षण नहीं 100% जनगणना। कास्ट सेंसस बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े। पिछड़ा वर्ग 27.12%। अति पिछड़ा वर्ग 36.01%। अनुसूचित जाति 19.65%। अनुसूचित जनजाति 1.68%। सामान्य 15.5%। कुल 100%। इक्विटी रियलिटी। द इंडियन कास्ट सिस्टम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, परिहास्य, हरिजन। परिचय। हाल ही में तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनाव के वादे को पूरा करते हुए जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। यह सर्वेक्षण शिक्षा और रोजगार में पिछड़े वर्ग बीसी के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाने के लिए आधार के रूप में काम कर सकता है। यह राज्य स्तरीय सर्वेक्षण अखिल भारतीय जाति आधारित जनगणना की बढ़ती मांग के अनुरूप है। मुख्य भाग। तेलंगाना में पिछड़े वर्गों के लिए वर्तमान आरक्षण। तेलंगाना वर्तमान में 5 पिछड़े समूह के अंतर्गत वर्गीकृत 112 समुदाय में से 29% आरक्षण कोटा प्रदान करता है।
इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण शामिल है। अन्य राज्यों में जाति आधारित सर्वेक्षण का संदर्भ: तमिलनाडु। पिछड़ी जातियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई की लंबे समय से वकालत की जाती रही है। हालांकि इस बात पर राजनीतिक मतभेद है कि राज्य या केंद्र सरकार को ऐसा सर्वेक्षण कराना चाहिए या नहीं। महाराष्ट्र। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र में जाति आधारित जनगणना कराने का वादा किया है। बिहार। नीतीश कुमार सरकार ने शिक्षा और नौकरी में पिछड़ी जातियों, अत्यंत पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा बढ़ाने का प्रयास करने से पहले जाति सर्वेक्षण कराया था, जिसे बाद में पटना उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। कर्नाटक। एक दशक से अधिक समय पहले एक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण पूरा किया गया था, हालांकि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। जाति जनगणना पर केंद्र सरकार का रुख। केंद्र सरकार ने 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना से जाति के आंकड़े को सार्वजनिक से इनकार कर दिया। भाजपा जाति जनगणना कराने को लेकर झिझक रही है, हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस इसका समर्थन करता है अगर इससे वंचितों को लाभ होता है। आरक्षण सीमा पर कानूनी बाधाएं। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा लगाई है। कोटा को 50% से अधिक बढ़ाने के लिए किसी भी कदम के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आंकड़ों के विश्लेषण जैसे मजबूत सबूतों की आवश्यकता होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आंकड़ों का हवाला देते हुए तमिलनाडु के मुन्यार समुदाय के लिए आंतरिक कोटा के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। आरक्षण के सिद्धांत। आरक्षण बढ़ाने के लिए डेटा विश्लेषण में गरीबी, जाति, व्यवसाय और आवासीय क्षेत्र जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 16(4) निर्दिष्ट करता है कि नौकरियों में आरक्षण केवल उन समुदायों को दिया जा सकता है जिनका सार्वजनिक सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। वर्तमान ओबीसी आरक्षण संरचना में चुनौतियां। ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए सख्त वार्षिक पैतृक आय सीमा की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप बीसी समुदाय के भीतर उन्नत वर्गों को लाभ मिल सकता है। आगे की राह। व्यापक जाति आधारित सर्वेक्षण आयोजित करना, कानूनी और न्यायिक चुनौतियों का समाधान करना, पूरी तरह से डेटा समर्थन से विधायी उपायों को 50% आरक्षण सीमा पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए। आरक्षण उप अपेक्षाओं को स्पष्ट करना, क्रीमी लेयर परिभाषा को सुव्यवस्थित करना। केंद्र को ओबीसी के लिए वार्षिक पैतृक आय सीमा से संशोधित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण का लाभ केवल पिछड़े वर्ग में केवल वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों को ही मिले। इंडियन डिस्क्रिमिनेशन इज प्रिजनर्स। सुकन्या शांता बनाम भारत संघ 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जेलों में गैर भेदभाव के सिद्धांत की पुष्टि की। जाति आधारित अलगाव प्रथाओं को चुनौती दी। इन फैसलों में सभी कैदियों के साथ समान व्यवहार करें और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करके महत्व पर प्रकाश डाला गया। मुख्य भाग। जेलों में जाति आधारित अलगाव। जेल मैनुअल में जाति के आधार पर कुछ काम सौंपने के भेदभावपूर्ण नियम थे, जैसे हाशिए पर पड़ी जातियों के लिए सफाई और झाड़ू लगाना। इन नियमों को भेदभावपूर्ण होने के कारण रद्द कर दिया गया है, क्योंकि ये जातिगत पहचान को बनाए रखते थे और कैदियों के सुधार के लिए समान अवसरों में बाधा डालते थे। कैदियों के पृथक्करण और अधिकारों पर पिछले न्यायालय के निर्णय। प्रेमशंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन 1980। न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों को बेहतर वर्ग और सामान्य के रूप में वर्गीकृत करने की तर्कहीनता को संबोधित किया। इनासियो मैनुअल मिरांडा बनाम राज्य 1988। गोवा के जेल नियम में क्लास फर्स्ट कैदियों को क्लास सेकंड की तुलना में अधिक कल्याण पत्र लिखने की अनुमति दी गई। मधुकर
भगवान जम्भाले बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984। सह कैदियों को पत्र लिखने पर महाराष्ट्र के प्रतिबंध को तार्किक आधार की कमी और कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण रद्द कर दिया गया। सुकन्या सांता निर्णय का महत्व। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जाति के आधार पर जेल में काम करना मनमाना और भेदभावपूर्ण है। इसने इस बात पर जोर दिया कि सुधार और समानता को बढ़ावा देने के लिए जेल में काम करने वाले कैदियों को उनकी जाति के बजाय उनके कौशल और रुचियों को दर्शाना चाहिए। राजनीतिक कैदियों पर कोलकाता उच्च न्यायालय का निर्णय। गौर नारायण चक्रवर्ती न्याय 2012। कोलकाता उच्च न्यायालय ने माओवादी कैदियों को राजनीतिक कैदी के रूप में मान्यता दी और उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान की, जैसे पढ़ने की सामग्री, खाना पकाने की सुविधा इत्यादि। गैर भेदभाव का सिद्धांत और कैदी अधिकार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस विचार को पुष्ट किया है कि कैदियों को कारावास के बावजूद उनके बुनियादी अधिकार बरकरार रखें। आगे की रहा मॉडल जेल मैनुअल 2016 में संशोधन। सभी कैदियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए मॉडल जेल मैनुअल में संशोधन करके सभी कैदियों के लिए बुनियादी सुविधा को अनिवार्य किया जाना चाहिए, जैसा कि राजनीतिक कैदियों के लिए है। जेल श्रम असाइनमेंट में समानता सुनिश्चित करना, जेल नियमों की सावधि समीक्षा, कैदियों के अधिकारों पर न्यायिक निगरानी को बनाए रखना, न्यायालय को अनुच्छेद 14 और 15 के अनुसार गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार को बनाए रखने के लिए जेल में भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देने वाले मामलों की समीक्षा करना जारी रखना चाहिए। प्रमोटिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग एवं प्रिजन ऑफिसर्स, जेल अधिकारियों के बीच जागरूकता और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। जेल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों कैदियों के अधिकारों का सम्मान करने और गैर भेदभावपूर्ण सिद्धांतों का पालन करने के महत्व पर जोर दे सकते हैं। नए कारागार अधिनियम की आवश्यकता। पुराने कानूनों 1894 के जेल अधिनियम, 1900 के कैदी अधिनियम, 1950 के कैदियों के स्थानांतरण अधिनियम सहित मौजूदा कानून पुराने हो चुके हैं और उन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता है। बेहतर जेल प्रशासन। गृह मंत्रालय ने मौजूदा अधिनियम में कई खामियां पाई और जेल प्रशासन में सुधारात्मक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। कैदियों को पुनर्वास। 1894 के मौजूदा कारागार अधिनियम में कैदियों के सुधार और पुनर्वास पर ध्यान नहीं दिया गया है। प्रौद्योगिकी का उपयोग। अधिनियम में जेल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को भी शामिल किया गया है और कैदियों के शारीरिक और मानसिक कल्याण पर जोर दिया गया है। आदर्श कारागार अधिनियम 2023। मुख्य विशेषताएं। जेलों में मोबाइल फोन जैसे प्रतिबंधित वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए कैदियों और जेल कर्मचारियों के लिए सजा। उच्च सुरक्षा। जेल खुली और अर्ध खुली स्थापना और प्रबंधन। समाज को आपराधिक गतिविधियों से बचाने के प्रावधान। अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने के लिए कैदियों को कानूनी सहायता, पैरोल, फरलो और समय से पहले रिहाई प्रदान करना। कैदियों का सुरक्षा आकलन और अलगाव। पारदर्शिता लाने के लिए जेल प्रशासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग। महत्व। बंदी अधिनियम 1900 और बंदी अधिनियम 1950 के स्थानांतरण भी दशकों पुराने हैं और इन अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को इस अधिनियम में शामिल किया गया है। यह अधिनियम राज्यों के लिए उनके अधिकार क्षेत्र में गोद लेने के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम कर सकता है। भारत में जेल और उससे हिरासत के लिए गए व्यक्ति राज्य का विषय है। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। बिहार 11.9%, मध्य प्रदेश 8.5%, उत्तर प्रदेश 11.7%। वुमेन जेल 29। कैपेसिटी ऑफ वुमेन जेल 6179 और वुमेन्स प्रिजनर्स 3094, 50.1%। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। उत्तर प्रदेश में 1,17,995 है। उत्तर 17,995। बिहार में 6,844, पंजाब में 6,831। 15 countries with the highest proportion of jail inmates who are under
अंडर ट्रायल्स ये दिया है। लिथेस्टिनिया का कुछ दिया है। सान मेरिनो लास्ट में। गिनी बिसाऊ। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीसीबी। एनसीआरबी एक भारतीय राज्य सरकारी एजेंसी है जो अपराध डेटा को इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण एनसीआरबी एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो अपराध डेटा को इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, विशेष और स्थानीय कानून एसएलएल। एनसीआरबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय एमएचए का हिस्सा है। एनसीआरबी की स्थापना 1986 में हुई थी। इसकी स्थापना निम्नलिखित सिफारिशों के आधार पर की गई। गृह मंत्रालय का टास्क फोर्स 1985, राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977, समन्वय और पुलिस कंप्यूटर निदेशालय डीसीपीसी, सीबीआई की अंतर्राज्यीय आपराधिक डेटा शाखा और सीबीआई का केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो। एनसीआरबी के वर्तमान निदेशक कौन है? अपराध और आपराधिकों पर राज्य और केंद्रीय स्तर के डेटाबेस बनाना, पुलिस स्टेशनों, जिलों और राज्यों में वास्तविक समय की जानकारी और खुफिया जानकारी को आसानी से साझा करना, बेहतर जांच और अपराध की रोकथाम, नागरिक पोर्टल के माध्यम से जनता को बेहतर सेवा प्रदान करना। एनसीआरबी 3 वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। पहला, भारत में अपराध; दूसरा, भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं; और तीसरा, भारत में जेल सांख्यिकी। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट 2020। दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020 के बीच जेल में रहने की संख्या 120% से घटाकर 118% हो गई है। महामारी वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में लगभग 9 लाख अधिक गिरफ्तारियां हुई थी। दिसंबर 2020 में दिसंबर 2019 की तुलना में जेल में 7,124 अधिक लोग थे। जेलों में अंडर ट्रायल की हिस्सेदारी में वृद्धि सर्वकालिक उच्च स्तर पर थी। पीएसआई 2020 दिसंबर 2020 में प्रतिशत को 76% रखता है। दिसंबर 2019 से पहले के 69% से वृद्धि। पीएसआई 2020 का राज्यवार परिदृश्य। 17 राज्यों में जेलों की आबादी में औसतन 2019 से 2021 तक 23% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष में यह 2 से 4% थी। भयावह आंकड़े। उत्तर प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड जैसे राज्यों से आते हैं जिनकी ऑक्यूपेंसी दर क्रमशः 170%, 174% और 169% थी। दिसंबर 2020 केवल केरल 110% से 83%, पंजाब 103 से 78%, हरियाणा 106 से 95%, कर्नाटक 101 से 98%, अरुणाचल प्रदेश 106 से 76% और मिजोरम 106 से 65% जेलों में अपने कब्जों को 100% से कम कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ प्रिजनर्स इन इंडिया। ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्रिजनर्स, हेल्थ एंड हाइजीन से, डिले इन ट्रायल्स, कस्टोडियल टॉर्चर, वुमेन एंड चिल्ड्रन। 2020 में देश की जेलों में 4,926 विदेशी बंद थे, जबकि 2019 में 5,203 और 2018 में 5,157 थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनसीआरबी ने कहा कि 2020 के अंत तक देश में भारतीय जेल कैदियों की संख्या 4.83 लाख थी। 2020 के अंत में विदेशी राष्ट्रीयता के 4,926 कैदियों में से 4,135 पुरुष और 791 महिलाएं थीं। इन विदेशी राष्ट्रीय कैदियों में 23.1%, 1,140 कैदी दोषी थे। 70.4%, 3,467 कैदी विचाराधीन थे और 0.8%, 41 कैदी बंदी थे। विदेशी दोषियों में सबसे अधिक विदेशी अपराधी बांग्लादेश 46.4%, 529 अपराधी से थे। उसके बाद नेपाल 18.1%, 206 अपराधी, नाइजीरिया 8.2%, 94 अपराधी और म्यांमार 7.3% थे। 83 अपराधी। 2020 के अंत में भारत में जेल सुधारों से संबंधित पहल। कारागार योजना का आधुनिकीकरण, जेलों, कैदियों और जेल कर्मियों की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से 2002 से 2003 में शुरू किया गया।
कारागार परियोजनाओं का आधुनिकीकरण 2021 से 2026 सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। ई जेल परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से जेल प्रबंधन में दक्षता लाने का लक्ष्य है। मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 मैनुअल जेल के कैदियों के लिए उपलब्ध कानूनी सेवाओं मुफ्त सेवाओं सहित के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA भारत में जेल सुधारों से संबंधित पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए कारागार परियोजना का आधुनिकीकरण 2021 से 26 जेल कैदियों और जेल कर्मियों की स्थिति में सुधार लाने का उद्देश्य है। 2000 कारागार परियोजना का आधुनिकीकरण है 2021 से 2026। और इसमें क्या बोला? कारागार परियोजना का आधुनिकीकरण 2021 से 26 जेल कैदियों और जेल कर्मियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया है। इसमें क्या किया गया है? सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, न कि जेल कैदियों और जेल की स्थिति को सुधार लाने का उद्देश्य है। और इस स्थिति में जेल की कैदियों और जेल कर्मियों को स्थिति सुधार करने के लिए 2002 और 2003 में शुरू किया गया था कारागार योजना का आधुनिकीकरण। इस प्रकार सही उत्तर ये गलत उत्तर ये है और बाकी सही है। तो बी में है ई जेल परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से जेल प्रबंधन में दक्षता लाने का लक्ष्य है। मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 मैनुअल जेल के कैदियों के लिए उपलब्ध कानूनी सेवाओं मुफ्त सेवाओं सहित के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। डी इनमें से कोई भी नहीं, एक गलत है, बाकी दो सही है। आदर्श कारागार अधिनियम 2023 के मुख्य विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये तीनों कथन सत्य है। जेलों में मोबाइल फोन जैसे प्रतिबंधित वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए कैदियों और जेल कर्मचारियों के लिए सजा, अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने के लिए कैदियों को कानूनी सहायता, पेरोल फर्जी और समय से पहले रिहाई प्रदान करना, पारदर्शिता लाने के लिए जेल प्रशासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। C 1 2 3 तीनों सही है। UPSC मेंस क्वेश्चन इस टाइप का। भारत में जेलों की स्थिति कई मामलों में निराशाजनक बनी हुई है, टिप्पणी करिए। सभी को मिलाकर बना सकते हैं आंसर। PSC के लिए उतनी उपयोगी है। जर्मनी ओपन्स डोर टू स्किल्स इंडियन एमिट ग्लोबल वीजा कट्स। मुख्य भाग वैश्विक वीजा नीति में बदलाव। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के दौरान H-1B वीजा स्वीकृतियों में कमी आई और उनके वापस आने पर इस पर और प्रतिबंध लग सकता है। ऑस्ट्रेलिया अस्थायी कार्य वीजा को कड़ा किया गया और स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता देने और आवास संबंधी दबाव को कम करने के लिए आने वाले छात्रों की संख्या सीमित करने की योजना बनाई गई। कनाडा अस्थायी निवासी आबादी पर चिंताओं के कारण अध्ययन और कार्य परमिट पर हाल ही में प्रतिबंध। कुशल श्रमिकों के लिए जर्मनी का आव्रजन समर्थक रुख। वीजा विस्तार। जर्मनी ने कुशल भारतीय श्रमिकों के लिए वार्षिक वीजा सीमा 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दी। श्रम बाजार की कमी। वृद्ध कार्यबल। हर दूसरा जर्मन 45 वर्ष से अधिक आयु का है। 5 में से एक 67 वर्ष से अधिक आयु का है। ये के कारण विज्ञान, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य जैसे सेवा क्षेत्रों में कुशल श्रम की मांग। भारतीय प्रवास पर प्रभाव। जर्मनी में विदेशी श्रमिकों और छात्रों में भारतीय सबसे बड़ा समूह है, जिसमें से 1,30,000 से अधिक सामाजिक सुरक्षा के अधीन नौकरियों कर रहे हैं, जो एक दशक में 500% की वृद्धि दर्शाता है। जर्मनी में भारतीय नागरिकों की रोजगार प्रोफाइल। कौशल स्तर। अधिकांश भारतीय अप्रवासी डिग्री रखते हैं। 16% विशेषज्ञ हैं। 37% विशेषज्ञ हैं। बेरोजगारी दर। जर्मनी में भारतीय बेरोजगारी दर 2023 में राष्ट्रीय औसत से अधिक थी, जो 2015 से एक महत्वपूर्ण सुधार है, जब यह अधिक थी।
क्षेत्रीय वितरण, सूचना और संचार में 19%, पेशेवर वैज्ञानिक और तकनीकी सेवा में 18%, विनिर्माण में 14%। आय स्तर, भारतीय कर्मचारी उच्च मांग वाले क्षेत्रों में योग्यता और रोजगार के कारण जर्मनी में औसत वेतन से 41% अधिक कमाते हैं। जर्मनी में भारतीय छात्र। बढ़ती जनसंख्या 2023-24 के शीतकालीन सेमेस्टर में 49,000 भारतीय छात्र, विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा समूह। शैक्षणिक स्तर और क्षेत्र 80% मास्टर स्तर पर, मुख्य रूप से स्टेम में, विशेष रूप से इंजीनियरिंग। भारतीय छात्रों का 60%, जर्मनी का 23%। लिंग वितरण, भारतीय छात्रों में 30% महिलाएं हैं, जर्मन छात्रों के साथ तुलना। जबकि भारतीय छात्र मुख्य रूप से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। अधिकांश जर्मन छात्र कानून, अर्थव्यवस्था या सामाजिक विज्ञान की नामांकित करते हैं। आगे की राह, जर्मनी में भारतीय कुशल श्रमिकों के लिए अवसर। भारतीय जर्मनी की कुशल पेशेवरों की आवश्यकता का लाभ उठा सकते हैं, विशेष रूप से आईटी और स्टेम क्षेत्रों में। जर्मनी की अप्रवासी अनुकूल नीति भारतीय श्रमिकों को आकर्षित करना जारी रख सकती है, जबकि अन्य देशों अप्रवासन को प्रतिबंधित करते हैं। भारत जर्मन शैक्षिक संबंधों को मजबूत करना, जर्मन विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों की बढ़ती संख्या भारत और जर्मनी के बीच मजबूत होते शैक्षणिक संबंधों का संकेत देती है, विशेष रूप से स्टेम शिक्षा में। छात्रवृत्ति, अनुसंधान, विनिमय कार्यक्रम और संयुक्त डिग्री जैसे सहयोगी पहल दोनों देशों को और अधिक लाभ पहुंचा सकता है। सहज एकीकरण सुनिश्चित करना, जर्मन अधिकारी भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सांस्कृतिक और भाषा एकीकरण कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, ताकि समाज और श्रम बाजार में उन्नत सहज संक्रमण हो सके। कैन एएमयू फाइनली क्लेम अ माइनॉरिटी स्टेटस? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थाओं की अल्पसंख्यक स्थिति पर 4:3 बहुमत से निर्णय दिया। विशेष रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के मामलों को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 7 न्यायाधीशों की पीठ के साथ मिलकर फैसला सुनाया कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान किसी कानून के माध्यम से मान्यता प्राप्त होने पर अपना अल्पसंख्यक दर्जा नहीं खोता है। इस फैसले ने 1967 के एस अजीज बासा मामले के फैसले को खारिज कर दिया, जिसने पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के अंदर अल्पसंख्यक अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया था। मुख्य भाग, पृष्ठभूमि और संदर्भ। एस अजीज बासा केस 1967। पहले फैसला सुनाया गया था कि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना मूल रूप से 1875 में स्थापित और इसका अल्पसंख्यक दर्जा संसद द्वारा 1981 के एएमयू संशोधन अधिनियम के माध्यम से बहाल किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1981 के संशोधन में अल्पसंख्यक दर्जे के प्रावधान को खारिज कर दिया, जिसके कारण 2019 में मामला सर्वोच्च न्यायालय को भेजा गया। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, अनुच्छेद 31 की व्याख्या। अनुच्छेद 31 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह अधिकार धर्मनिरपेक्ष शिक्षा तक फैली हुई है। स्थापना और अल्पसंख्यक दर्जा, अल्पसंख्यक समूह द्वारा स्थापित संस्था तब तक अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखती है जब तक वह यह साबित नहीं हो जाता कि समुदाय ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए इसे स्थापित किया है। सांस्कृतिक ताने बाने का संरक्षण, संस्था की स्थापना में अपने इरादे को साबित करने की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक समुदाय पर है। इससे अनुच्छेद 31(1) के तहत अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। भेदभाव विरोधी और विशेष अधिकार वाचन, मुख्य न्यायाधीश ने अनुच्छेद 31 को भेदभाव विरोधी और विशेष अधिकार प्रावधान दोनों के रूप में वर्गीकृत किया, जो अल्पसंख्यक संस्थानों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है। राज्य विनियमन, यद्यपि अल्पसंख्यक संस्थाओं के राज्य विनियमन की अनुमति है, लेकिन इससे अनुच्छेद 31 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं होना चाहिए। असहमतिपूर्ण राय, न्यायाधीश सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और SC शर्मा ने असहमति जताते हुए एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति और कानून के जरिए मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए निहितार्थ की अलग अलग व्याख्या करने का तर्क दिया।
अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए निहितार्थ है। एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति का भविष्य। इस फैसले के आधार पर एएमयू की स्थिति का आकलन करने के लिए मामले को नियमित पीठ को वापस भेज दिया गया। अन्य संस्थानों पर प्रभाव। यह फैसला सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर जैसे अन्य अल्पसंख्यक संस्थाओं को प्रभावित कर सकता है, जिनके अल्पसंख्यक चरित्र को अनुच्छेद 31 सुरक्षा के तहत सुरक्षित किया जा सकता है। आगे की राह। पहले, मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए अल्पसंख्यक स्थिति की जांच। नियमित पीठें अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित संस्थाओं के मामलों पर फिर से विचार करेगी और अनुच्छेद 31 की नई व्याख्या के तहत उनकी स्थिति की समीक्षा करेगी। विधायी और नीतिगत सुधार। अनुच्छेद 31 का सम्मान करने वाले राज्य विनियम को सक्षम किया जा सकता है। सांस्कृतिक और स्वायत्तता और संरक्षण सुनिश्चित करना। अल्पसंख्यक समुदाय को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में अपने इरादों को पुष्ट करना चाहिए, जिससे सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित किया जा सके। व्यापक कानूनी और सामाजिक निहितार्थ। यह निर्णय संभावित रूप से भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए कानूनी ढांचा को मजबूत करता है। शैक्षिक संस्थान और भेदभाव विरोधी कानूनों की अधिक समावेशी व्याख्या को बढ़ावा देती है। हाई प्रिविलेंस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट गे बाइसेक्सुअल मैन अक्रॉस सिटी स्टडी। शिक्षाविदों द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में 6 भारतीय शहरों में समलैंगिक और उभयलिंगी पुरुषों के खिलाफ हिंसा की उच्च व्यापकता पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें दिल्ली में यौन हिंसा की उच्चतम दरें दिखाई गई हैं। यह शोध भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत विशिष्ट कानूनी प्रावधानों की कमी को रेखांकित करते हैं, जिसने पुरुष और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ बलात्कार या यौन हिंसा को संबोधित करने के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी को प्रतिस्थापित किया है। पहले, हिंसा की व्यापकता। दिल्ली सर्वेक्षण किए गए 44% पुरुषों ने यौन हिंसा का अनुभव करने की सूचना दी, जो 6 शहरों में सबसे अधिक है। सामान्य हिंसा। 78.7% समलैंगिक पुरुषों और 44% उभयलिंगी पुरुषों ने किसी न किसी रूप में हिंसा, मौखिक, शारीरिक या यौन का सामना करने की सूचना दी। कोलकाता कुल मिलाकर सबसे हिंसक शहर के रूप में चिन्हित 80% उत्तरदाताओं ने हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट की। उसके बाद दिल्ली 72% और मुंबई 58% का स्थान है। प्रमुख जनसांख्यिकीय अंतर्दृष्टि। आयु कारक। युवा वयस्कों 18 से 24% हिंसा के उच्चतर स्तर की रिपोर्ट की। सामाजिक आर्थिक स्थिति, सार्वजनिक खुलापन, धार्मिक पहचान। हिंदू उत्तरदाताओं की तुलना में मुस्लिम उत्तरदाताओं को यौन हिंसा का अनुभव होने की संभावना 9.5 गुना अधिक थी। जाति आधारित डेटा। ओबीसी उत्तरदाताओं 84.1% में हिंसा का प्रचलन सबसे अधिक था। उसके बाद एससी एसटी 71.6% और सामान्य श्रेणी को 48.8% का स्थान था। कानूनी खामी और चिंताएं। बीएनएस के तहत सुरक्षा का अभाव। वर्तमान प्रावधान। जबकि पुरुष अभी भी गंभीर चोट के लिए सामान्य कानूनों के तहत शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। विशेषज्ञों की राय। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने बीएनएस के तहत यौन हिंसा की पुरुष और ट्रांसजेंडर पीड़ितों के लिए कानूनी सहारा की अनुपस्थिति पर जोर दिया। सुधारों की तत्काल आवश्यकता का सुझाव दिया। शोधकर्ता का दृष्टिकोण। सहलेखन प्रवीण के पाठक ने आशा व्यक्त की कि यौन हिंसा के खिलाफ पुरुषों और ट्रांसजेंडर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों को अंततः लागू किया जाएगा, जो सही दिशा में एक कदम का संकेत देता है। आगे की राह। समावेशी कानूनी ढांचों की आवश्यकता। बीएनएस में संशोधन करने या ऐसे कानून पेश करें जो पुरुष और ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ यौन हिंसा को स्पष्ट रूप से संबोधित करें। सभी कमजोर समूहों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। जागरूकता बढ़ाने और कलंक को कम करना। तीसरा, कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका को सशक्त बनाना है। LGBTQ+ व्यक्तियों से जुड़े मामलों को संवेदनशील और बिना किसी पूर्वाग्रह के संभालने के लिए पुलिस और कानूनी कार्रवाइयों को प्रशिक्षित करें। 10 आर्म्ड मिलिट्रियन किल्ड बाई CRPF इन मणिपुर क्लास. Even rise alarm as climate talks begin in Azerbaijan. भारत सरकार ने CESL के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन को अपने अपनाने में तेजी लाने के लिए EVS सर्विस कार्यक्रम शुरू किया, जो प्रदेश के स्थिरता लक्ष्यों और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता में योगदान देता है। CESL द्वारा और ESL के तहत
मंत्रालय, बिजली और आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। उद्देश्य है ई मोबिलिटी को बढ़ावा देना। अगले 2 वर्षों में केंद्र और राज्यों की सरकार के मंत्रालय विभाग में 5,000 ई कार तैनात करना। अजरबैजान में COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन में देशों का लक्ष्य पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत वैश्विक कार्बन ऑफसेट ट्रेडिंग सिस्टम के लिए नियमों को अंतिम रूप देना है, जिससे उत्सर्जन में कमी लाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 उद्देश्य जलवायु लक्ष्य को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्बन ट्रेडिंग के लिए रूपरेखा तंत्र। अनुच्छेद 6.2 कार्बन ट्रेडिंग के व्यापार के लिए द्विपक्षीय समझौता। अनुच्छेद 6.4 संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रबंधित केंद्रीकृत ट्रेडिंग सिस्टम। भारत सरकार ने भविष्य की महामारियों के खिलाफ निवारक उपाय के रूप में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पहल शुरू की है। महामारी की तैयारी और पहल शुरुआत 25 अप्रैल 2024 मंत्रालय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। उद्देश्य पशु स्वास्थ्य खतरों को रोकने, पता लगाने और उनका जवाब देने की क्षमता बढ़ाना और मनुष्यों में जूनोटिक रोग संचरण के जोखिम को कम करना। सिरपुर रामसर साइट्स के पारिस्थितिक महत्व की रक्षा के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए इंदौर नगर निगम IMC ने अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाने के लिए एक विध्वंस अभियान शुरू किया। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश की इंदौर में 670 एकड़ की झील जो 130 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, द्वारा निर्मित महाराजा शिवाजीराव होलकर ने जल आपूर्ति और मनोरंजन के लिए रामसर मान्यता 2022 में रामसर साइट घोषित की गई। पारिस्थितिक महत्व सरीसृप कीड़े, तितलियां और मछलियों के साथ साथ 55 परिवार की 189 पक्षी प्रजाति यह निवास करती है। चाइना ईस्ट चाइना के बारे में देखें। चाइना का है राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, आधिकारिक भाषा मंदारिन, मुद्रा रेनमिनपी, पर्सन इंदिरा गांधी, भारत रत्न प्राप्त। अपनी वेबसाइट पर भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का विवरण किस भाषा में वर्णित है? बी हिंदी। एक युगल और उनके पुत्र की वर्तमान औसत आयु 35 वर्ष है। अब से 15 वर्ष बाद माता की आयु पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के योग के बराबर होगी। माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फीमेल प्लस मेल प्लस ए। एक युगल मतलब 2 फीमेल और मेल, एक सन प्लस 3/3। तीनों का औसत निकाल के 3 से डिवाइड कर देंगे तो 35 आएगा, तो तीनों का 105 हो जाएगा। मेल प्लस फीमेल प्लस सन का इसमें क्या किया गया है? पिता और पुत्र वर्तमान आयु के योग के बराबर होती है। माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फादर प्लस सन के योग के बराबर हो जाता है या उसके बाद अब से 15 वर्ष बाद माता की आयु, माता बोले तो माता की आयु पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के योग के बराबर होगा 15 वर्ष। तो फादर प्लस सन आयु मदर के 15 वर्ष प्लस हो जाएगा। दोनों को सब्स्टिट्यूटिंग a plus s एज m plus 15 इन फर्स्ट we get to m plus 15। जो ऊपर दिया गया है m plus 15, तो f प्लस एस के स्थान में समीकरण 1 में f प्लस एस के स्थान पे m प्लस 15 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 102। तो 2m बराबर 90 तो m बराबर 45 वर्ष। सी। अब क्या दिए गए हैं? माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक नदी द्वीप है जो 2016 में भारत का एक किला बनने वाला पहला द्वीप बन गया। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक प्राकृतिक स्वर्ग है। यदि आप अपने उत्तर पूर्व भारत के रोमांच को जोड़ने के लिए स्थानों की तलाश कर रहे हैं तो मैं आपसे माजुली द्वीप को अपनी सूची में सबसे ऊपर बताता हूँ। ये है CGPSC मेंस के लिए भी उपयोगी है। विभिन्न समितियों द्वारा सुझाव गए चुनावों के सुधार की आवश्यकता की जांच कर विशेष रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव सिद्धांत को